नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 करेंट अफेयर्स का पार्ट थर्ड। तो ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 आ चुका है। आपने अब तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है। और साथ में पीडीएफ रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो हमारा पहला सवाल है, माधवीपुरी बुक को नया चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के? तो ये बन चुकी हैं सेबी के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी है। और माधवीपुरी बुक ने सक्सीड किसको किया? अजय त्यागी को। इससे पहले अजय त्यागी थे चेयरमैन ऑफ सेबी। तो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है उंगलील उरुवन। उंगलील उरुवन जो है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसका मतलब होता है वन अमंग यू, आप में से एक। तो ये ऑटोबायोग्राफी है एम के स्टालिन ने लिखी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एम के स्टालिन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैं। तो वो फर्स्ट भारतीय कौन से हैं, फर्स्ट इंडियन कौन से हैं जिनको प्रेस्टिजियस बोर्ड्समैन मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स? बोर्ड्समैन मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये हैं दीपक धर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये प्रोफेसर हैं एट फिजिक्स इन IISER पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि आपको ये इंस्टीट्यूट पुणे में मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। अगला सवाल है, दो डिजिटल इनिशिएटिव है, किस पुलिस के द्वारा ये लाया गया है डिजिटल इनिशिएटिव? अनुभूति और ई चिट्ठा पोर्टल। ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, अनुभूति और ई चिट्ठा पोर्टल। तो इसको लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अनुभूति जो है ये बेसिकली एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। मतलब सिटीजन्स के फीडबैक लेने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। ई चिट्ठा पोर्टल जो है वो जो पुलिस हैं उनकी 8 आवर्स की उनकी ड्यूटी है, वो एनश्योर करने के लिए दी गई, ये बनाई गई है ई चिट्ठा पोर्टल, ताकि उनका जो 8 आवर्स का शिफ्ट्स है वो एनश्योर किया जा सके और जो ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाई जा सके। तो ये है अनुभूति और ई चिट्ठा पोर्टल। अगला प्रोजेक्ट है एक स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। इसको किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। मनोरक्षा बेसिकली आप समझ सकते हो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विथ निम्हांस। निम्हांस आपको पता होगा, ये मेंटल और न्यूरोलॉजिकल साइंस का एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको ये बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। वो पता होगा ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो श्री निवेता, ईशा सिंह, रुचिका विनरकर, ये जो 3 प्लेयर आपको दिख रही है किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ISSF में गोल्ड मेडल जीता है? तो मैंने तो बता ही दिया ISSF, तो ऑब्वियसली ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था कैरो में। कैरो आपको मिलेगा इजिप्ट में, ठीक है। इसमें इन्होंने विमेंस टीम विमेंस विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल
में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। तो एक सिस्टम डेवलप किया गया है, इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन कॉलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम। दो ट्रेनों के बीच में कॉलिजन ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो इसका नाम रखा गया है कवच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर? तो ये आपका है हंसा एनजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हंसा न्यू जनरेशन। फ्लाइंग ट्रेनर क्या होता है? तो देखिए, अगर किसी पायलट को फ़्लाइट की जो ट्रेनिंग देनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। उसको एक पायलट को लाइसेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है कि हाँ वो फ़्लाइट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये जो फ्लाइंग ट्रेनर है, ये भारत का ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर है, जिसको पहली बार फ्लाई किया गया कहाँ से कहाँ तक? बेंगलुरु से पुदुचेरी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच मेट्रो इज़ इंडियाज फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट टू हैव एल्यूमिनियम बॉडी कोचेज? तो ऐसा कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसके बॉडी जो हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं? जो ट्रेन है उसके कोचेज एल्यूमिनियम बॉडी से बनाया गया है। ये भारत का पहला ऐसा मेट्रो होगा। कौन सा मेट्रो? पुणे मेट्रो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऐसी फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपीयर होने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, 6 वर्ल्ड कप में वो क्रिकेटर अपीयर हो चुकी हैं। तो ये कौन है? ये हैं मिताली राज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और देखिए, मिताली राज ने इंटरनेशनल गेम से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, लेकिन ये 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। एक तो सबसे पहली बार इन्होंने 2000 ईस्वी में किया था, फिर 2005 में के विमेंस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, 2009 के विमेंस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, 2013 के वर्ल्ड कप में, 2019 और लास्टली 2022 के वर्ल्ड कप में। तो 6 वर्ल्ड कप में ये पार्टिसिपेट कर चुकी है, और ऐसा करने वाली ये थर्ड पर्सन है पूरी दुनिया भर में। मैं बताऊं, पूरी दुनिया भर में ऐसा करने वाली ये थर्ड पर्सन है। इसके पहले 2 लोग हैं, एक तो खुद सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया से हैं, और सेकंड हैं जावेद मियांडर मियांडेड एक्चुअली जावेद मियांडेड, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने भी 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपीयर हो चुके हैं। तो एक बुक लिखी गई है द ब्लू और राइटर्स जर्नल, इसको लिखा है अमिताभ कुमार ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आते हैं, सागर परिक्रमा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? देखिए, सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है किस स्टेट से इसकी शुरुआत की गई है, किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है, इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो कि हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने ही लॉन्च किया है। किस लिए? तो जो भी फिशरमैन कम्युनिटी है उनकी तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके चैलेंजेज और एस्पिरेशंस को समझने के लिए, ठीक है, ताकि
एक सस्टेनेबल तरीके से मछलियों का मछली मार सके वो लोग क्योंकि वो जो कम्युनिटी होती है समंदर के किनारे, वो उन मछलियों पे ही डिपेंडेंट होती है, उनकी जीविका ही मछलियों पर डिपेंडेंट होता है। मछलियों को पकड़ते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, तो उन सब चीज़ों पे उनका डिपेंडेंट रहता है, तो उनकी लाइफ भी सही से चलती रहे, और साथ में समंदर की जो मछलियां हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा भी मछलियां नहीं होनी चाहिए, ताकि एक सस्टेनेबल तरीके से फिशरिंग हो सके। ठीक है, ताकि अगर हम सारी मछलियां ख़त्म कर देंगे तो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वो एक तरह से वाटर वाटर बॉडी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड डोनेट और पेंशन इनिशिएटिव अंडर प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन स्कीम। तो श्रम योगी मानधन स्कीम के अंडर डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है किस मिनिस्ट्री ने? तो ये मिनिस्ट्री है लेबर मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेबर मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। बेसिकली डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव के थ्रू जो भी सिटीजन्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पेंशन फंड में। किसके? तो इमेज सपोर्ट जो है आपके स्टाफ का, आपके करीब में जो भी आपके जो डोमेस्टिक जो वर्कर हैं, आपके ड्राइवर हैं, हेल्पर्स हैं, तो उनको एक डोनेट अ पेंशन के तौर पर आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। उन्हें कुछ आप डोनेट कर सकते हो ताकि उनकी लाइवलीहुड एक थोड़ी अच्छी पोजीशन में रहे। और पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम क्या है? तो देखिए, ये स्कीम जो है 2019 में ही लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट 2019 का जो यूनियन बजट आया था उसमें ही मेंशन किया गया था पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि सेंट्रल सेक्टर, यानी कि पूरा का पूरा फंड जो है वो सेंटर की तरफ से एलोकेट होगा इस श्रम योगी मानधन स्कीम में। ये स्कीम जो है वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, मिड डे मील वर्कर्स हो गया, कई लैंडलेस लेबरर्स हैं, उस तरह के जो भी वर्क कर रहे हैं उन सब के लिए था कि उनको एक तरह से समझिए कि ये श्रम योगी मानधन स्कीम एक तरह से इंश्योरेंस है। ठीक है, इसके लिए वो एलिजिबल हो सकते थे अगर वो 18 से 40 साल के एज के अंडर हैं। 18 से 40 साल के एज के अंडर हैं तो वो कुछ पैसे अपने जमा कर सकते हैं, अपने जो भी अर्निंग उनकी हो रही है उनसे, और उनको जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी कि अब वो 60 ईयर्स के जब वो हो जाएंगे, तो उनको ना भारत सरकार पेंशन देना शुरू कर देगी। कितना? तो 3000 रुपीज़ पर मंथ उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। मतलब बेसिकली सरकार ये चाहती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो जब तक काम करते हैं तब तक तो उन्हें अपनी कमाई का जो भी वेजेस मिलते हैं वो मिलते हैं और अपना खाते पीते हैं। लेकिन जब वो 60 अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद उनसे काम जब नहीं हो पाता है इस एज के बाद, तो उनके पास खाने पीने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनको अब 3000 रुपये मंथली पेंशन मिला करेंगी ताकि वो अपने +60 के जो एज हैं वो गुजार सकें। नेक्स्ट है, नेम ऑफ बुकलेट लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे आरबीआई ने एक बुक लिखी, लॉन्च करी, जिस बुक का बुकलेट का नाम है बी अवेयर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली आप अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो
तो उसको करते वक्त आपको केयरफुल रहना है, प्रिकॉशंस लेना है, ताकि आप किसी फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सको। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम जो है वो बेसिकली वीमेन को एम्पावर करने के लिए है, वीमेन को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए है। तो इसको लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इनका कहना है कि अगर जो वीमेन हैं उनकी फैमिली का इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है, लेस देन 5 लाख, तो 5 लाख से अगर कम है तो उन्हें सॉफ्ट लोन सरकार देगी 3 लाख तक, ठीक है, अपना कुछ भी बिजनेस करने के लिए। अगला सवाल है, तो दो स्कीम्स हैं, एक अम्मा योजना और बहिनी स्कीम। तो अम्मा योजना बहिनी स्कीम इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट है सिक्किम। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। तो देखिए, अम्मा योजना जो है वो बेसिकली वीमेन के लिए है, मदर्स के लिए है, नॉन वर्किंग मदर्स के लिए है, क्योंकि वो जो सिर्फ घर में वर्क करती हैं, बाहर कहीं वो वर्क करने नहीं जाती हैं, तो उन मदर्स के लिए है। और सिक्किम की गवर्नमेंट उन्हें 20,000 रुपीज़ प्रोवाइड करेगी पर मंथ उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर एक है बहिनी स्कीम। बहिनी स्कीम बेसिकली गर्ल स्टूडेंट जो हैं सिक्किम में, उनके ड्रॉप आउट रेट घटाने के लिए, यानी कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई काफ़ी पहले ही छोड़ देती हैं, ठीक है, तो वो अपना पूरा ग्रेजुएशन बोले या फिर पूरा अपना एजुकेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि सैनिटरी पैड जो है वो अवेलेबल नहीं होती, सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो इसको इंश्योर करने के लिए और साथ में जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को भी इंश्योर करने के लिए ये बहिनी स्कीम सिक्किम की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन। तो किसने रिप्रेजेंट किया 2041 के क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन? तो देखिए, ये 2041 में बेसिकली मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंटार्कटिका को सेव करना है। अंटार्कटिका में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये मैड्रिड प्रोटोकॉल शुरू हुआ था, जो कि 2041 में इसकी मीटिंग होगी फिर से, कि ताकि हमने कितना क्लाइमेट फोर्स को बचा सका है अंटार्कटिका में, ठीक है। तो इस पे 2022 में मीटिंग हुआ, जिसको भारत को रिप्रेजेंट किया किसने? तो ये हैं आरुषि वर्मा ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये नेशनल लेवल शूटर हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, दिल्ली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्ले प्रगति एंड पताना प्रगति आर द स्कीम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये दो स्कीम्स हैं, पल्ले प्रगति और पटाना प्रगति। ये स्कीम जो है वो बिलोंग करता है तेलंगाना से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पल्ले प्रगति मतलब कि जो विलेजेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, और जो पटाना प्रगति है इसमें टाउन्स के डेवलपमेंट करने हैं, ठीक है। तो ये दो स्कीम्स आपको तेलंगाना से बिलोंग करता है। इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भारत का पहला मेडिकल सिटी है जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी। बेसिकली इसका आइडिया है कि एक ही रूफ के अंडर जितने भी तरह के स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाए, इसलिए ये इंद्रायणी मेडिसिटी बनाया गया है। भारत का पहला होगा। कहाँ पे ये है?
पुणे में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं कैटलीन नोवाक, किस देश की? तो कैटलीन नोवाक जो है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंगी होंगी क्या बन चुकी हैं? ये हंगरी की। ऑप्शन सी द राइट आंसर। हंगरी का कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। और एक और चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेसिंडा आर्डेन। ठीक है, ये हमने बताया था, लेकिन जेसिंडा आर्डेन ने रिज़ाइन कर दिया है। अब ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि अब न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस। तो ये याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस, और ये रिटायर हो चुकी हैं। और देखिए, यही बहुत खूबसूरत बात है कंट्रीज़ की कि कोई पॉलिटिकल लीडर खुद को रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, पूरा पॉलिटिक्स से ही रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने, जबकि इनके और भी चांसेस थे, ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, पूरा चांसेस था, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उन्हीं के पार्टी के अब क्रिस हिपकिंस बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर देखा जाता है हमारे देश में। देखिए कि मतलब मरने मरने तक लीडर लोग बने रहते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के चक्कर में ही रहते हैं। यहाँ पे सभी सर्विसेज में रिटायरमेंट की एज फिक्स है, लेकिन एक यही है, नेतागिरी में कोई एज फिक्स नहीं है। अगला देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा। चा आप समझ सकते हो, ये टी। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा, इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बेसिकली टी गार्डन वर्कर्स के लिए है, और उनमें से भी आप समझ सकते हो कि मोस्टली वुमेंस के लिए ये स्कीम है, क्योंकि वहाँ पर देखा गया कि 75% से प्लस जो टी गार्डन में वर्कर्स हैं उनमें वुमेन ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि इनके हाउसिंग हो, राशंस हो, फाइनेंशियल सपोर्ट इन्हें मिलता रहे। ठीक है, अगला है आर्ट पार्क। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है। इसको लॉन्च किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, विच कंट्रीज कैरोलिना बियालोस्का हैज़ ओन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। तो कैरोलिना बियालोस्का जो हैं वो बिलोंग करती हैं पोलैंड से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो 2021 की ये मिस वर्ल्ड थी। तो नेक्स्ट है, एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ इंक्ड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ड्रोन से मिनरल एक्सप्लोरेशन करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन के साथ एनएमडीसी जो है इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे? तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ये है आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि वह किस मिनिस्ट्री के अंडर करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नरसिंहपेट्टई नागास्वरम, ये जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, हाथों से बनाया हुआ हैंडमेड नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम, इसको जीआई टैग मिला है। किस स्टेट का ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? तमिलनाडु। ऑप्शन सी द राइट आंसर। Question: India's biggest yoga center has been constructed in which of the following?
भारत का सबसे बड़ा योगा सेंटर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तावी रिवर है एक वहाँ पे, ठीक है। इसके किनारे, इसके बैंक्स पे एक गांव है जिसका नाम है मंतलई मंतलई विलेज, ठीक है। वहीं पे ये योगा सेंटर ओपन किया गया है, ये भारत का सबसे बड़ा। तो अगले सवाल पे आते हैं। फर्स्ट दिव्य कला मेला फॉर दिव्यांग आर्टिस्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दिव्य कला मेला इसका नाम है, ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके लिए? दिव्यांग आर्टिस्ट के लिए, फॉर द पर्सन विद डिजेबिलिटीज़। जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए किया गया है। उनके बनाए गए जो आर्ट हैं वो यहाँ पे सेल होंगे इस मेले में। उनका एक एग्जीबिशन लगेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा 3 दिसंबर को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज़। इसको इनॉग्रेट किसने किया है इस दिव्य कला मेला को? वीरेंद्र कुमार। ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला सवाल। इंडिया हैज़ एज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ वाशेनार अरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वाशेनार अरेंजमेंट का चेयरमैनशिप इंडिया को मिला है इस बार। तो ये कब से हम ये कर रहे हैं? 1 साल के लिए इसकी चेयरमैनशिप हम संभालेंगे वाशेनार अरेंजमेंट का। तो जनवरी 2023। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है वाशेनार अरेंजमेंट? देखिए, वक्त था 1996 का। उस वक्त वाशेनार एक शहर है। कहाँ पे? नीदरलैंड्स में, ठीक है। नीदरलैंड्स में वाशेनार शहर में एक मीटिंग हुई, ठीक है, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट होते हैं, कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करती है उसमें एक चीज़ें होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि कहीं जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे कन्वेंशनल वेपन्स हो सकते हैं या फिर गुड्स टेक्नोलॉजी के मिसयूज हो सकते हैं। तो कंट्री इस चीज़ पे ध्यान रखे कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो कहीं उस वेपन्स का मिसयूज ना हो जाए, कहीं उस टेक्नोलॉजी का या फिर वो उस गुड्स का मिसयूज ना हो। जो आपसे ख़रीद रहा है कंज्यूमर, वो कंट्री उसका मिसयूज़ ना करे, इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। और वाशेनार अरेंजमेंट के अभी तक 42 मेंबर्स हैं टोटल। और 42nd मेंबर कौन था? अपना देश भारत, ठीक है। तो इंडिया 42nd मेंबर था इस वाशेनार अरेंजमेंट का। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्थ स्कीम। इसका नाम है निरोगी। तो ये जो निरोगी हेल्थ स्कीम है, इसको किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस लिए? टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ चेकअप्स और रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद टर्टल फिन टू क्रिएट टेक प्लेटफॉर्म इजी एनश्योर। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है इजी एनश्योर। इसको क्रिएट करने के लिए किस बैंक ने पार्टनरशिप करी है? टर्टल फिन के साथ, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है? येस बैंक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो प्लेटफॉर्म है इजी एंड एनश्योर, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होलिस्टिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। बस एक बटन से आप डायरेक्टली इंश्योरेंस के जो भी सॉल्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कोई लेना चाहता है, इंश्योरेंस के क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उसके इंटरेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ें आपको एक क्लिक में यहाँ पे मिल जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू ड्रॉट रेसिस्टेंट सेमी डॉफ व्हीट जीन? क्या है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिए, ड्रॉट रेसिस्टेंट सेमी डॉर्फ व्हीट जीन। यानी कि एक ऐसा गेहूं का जीन, एक ऐसा गेहूं यहाँ पे डिस्कवर किया गया है जिसको, आपको पता होगा गेहूं और ये धान, राइस, ये को उगाने में काफ़ी ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है इसको उगाने में। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई है, ठीक है, कहाँ पे, जॉन इन सेंटर इंग्लैंड, जॉन्स इन सेंटर इंग्लैंड के ये साइंटिस्ट लोगों ने ये डिस्कवर किया है, चूँकि एक ड्राई सॉइल्स में, सूखे मिट्टियों में भी ये अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी दे सकता है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, RST13, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, RST13, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मीना सू चोई, अ स्टूडेंट फ्रॉम विच कंट्री हैज़ ओन मिस अर्थ 2022 टाइटल। तो मीना सू चोई, इससे आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। इस तरह के नाम आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इन सारे कंट्रीज़ में आपको इस तरह के नाम मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ रहेगी कि इस तरह के नाम के और ऑप्शन में अगर आपको और दूसरे कंट्री दिए गए हों तब आप कन्फ्यूज़न नहीं होगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए, हमने सारे उसी तरह के कंट्रीज़ दिए हैं जहाँ पे इस तरह के नाम लिखे जाते हैं। तो ये बन गई हैं मिस अर्थ 2022, ये हैं साउथ कोरिया की, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल इज़ बीइंग हेल्ड फ्रॉम 3 to 6 दिसंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया 3 से 6 दिसंबर के बीच में, किस स्टेट में, गोवा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बात करी जा रही है स्टीम पावर्ड, ठीक है, भाप से। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टीम पावर्ड स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, जापान ने, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्पेस क्राफ्ट का जापान ने नाम क्या रखा है, इक्वेलस, ठीक है, इक्वेलस, EQUW है यहाँ पे, LEUS, आप इसको जो भी प्रोनाउंसिएट करो। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद हाउ मच ग्लोबल प्रोडक्शन। तो इस सवाल से एक बात तो पहले पता चलती है कि भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, यानी पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन पे है इंडिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन कितना प्रोडक्शन के साथ, ऑब्वियसली हम बात एनुअल प्रोडक्शन की हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एनुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम 23%, पूरी दुनिया में जितना मिल्क की प्रोडक्शन होती है ना, उसका 23% इंडिया में प्रोडक्शन होती है, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, सेकंड पोजीशन पे आपको रहा अमेरिका। थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पे तो इंडिया आपने देख लिया, थर्ड पे आ जाता है चाइना मिल्क प्रोडक्शन में, और आपका एक और पड़ोसी देश आता है फोर्थ पे, पाकिस्तान, और फिफ्थ पे कौन है, फिफ्थ पे आ जाएगा आपका ब्राज़ील। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं, एक इंडिया यहाँ पे फर्स्ट पे ले लीजिए, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग के मामले में टॉप पे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, चलो ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे बात करें तो कौन सा स्टेट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो टॉप 5 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे आपका आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे देश भर में जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 15%, 14.9% जो मिल्क है वो उत्तर प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है। सेकंड पे आपको राजस्थान मिलेगा, और थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे आपका गुजरात है, ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे आंध्र प्रदेश है।
ठीक है, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे देख ही सकते हो आप। नेक्स्ट है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड विच एनिमल एज फूड एनिमल। अब इस एनिमल को फूड एनिमल के तौर पर डिक्लेयर किया है, यानी कि इस एनिमल को मार के आप खा सकते हैं। बिल्कुल ये लीगल है, इलीगल नहीं है। इस एनिमल को मारने की परमिशन दे दी गई है। ये कौन सा एनिमल है? हिमालयन याक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हिमालयन याक का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए, इसको चेक करने के लिए ये ऐसा अलाउ किया गया है। तो हिमालयन याक। नेक्स्ट है साइंटिस्ट रिवाइव्ड अ 48,005-year-old जॉम्बी वायरस ब्यूरिड इन आइस इन विच कंट्री। अब देखिए, कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ वैज्ञानिकों ने 48,500 साल पुराना एक वायरस ढूंढा है जिसका नाम रखा है जॉम्बी वायरस। अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूं ही वायरस से इतना परेशान हैं और इसी टाइम में इस तरह के इतने पुराने पुराने वायरस की स्पीसीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है? ये रसिया में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रशिया का जो साइबेरियन एरिया है वहाँ पे ये मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट नज़ल कोविड वैक्सीन। वर्ड याद रखिए, नज़ल कोविड वैक्सीन इनकोवैक इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। नज़ल यानी कि ये वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है। ये नाक में, ये मेडिसिन, ये दवाई लिक्विड की तरह रहेगा और नाक में डाल दिया जाएगा। जिस तरह से हम कोविड वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, उस तरह से ये काम करेगा इनकोवैक। और ये दुनिया का पहला नज़ल है जिसको भारत में डेवलप किया गया, भारत की कंपनी ने डेवलप किया है, जिसका नाम है भारत बायोटेक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। अगला सवाल है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 2022 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बाय फिक्की। फिक्की के द्वारा ये अवार्ड डिक्लेयर किया गया है 2022 का पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ये हैं अवनी लेखारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शूटर हैं ये, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने पहला गोल्ड इन्होंने ही जीता था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसी फिक्की ने ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया है? सरकार तलवार को। सरकार तलवार जो हैं एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। थीम पूछा जा रहा है। ये जो समिट है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली में, और इसका थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद स्कोच अवार्ड फॉर इट्स लक्ष्मीर भंडार स्कीम। लक्ष्मीर भंडार स्कीम जो है इसके लिए इस स्टेट को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस स्टेट का ये स्कीम है? वेस्ट बंगाल की। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। और ये स्कीम बेसिकली जो है लक्ष्मी वीर भंडार स्कीम, इसके थ्रू जो वीमेन हेड हैं फैमिली के, अगर जो फैमिली है, फैमिली की हेड जो विमेन होंगी उनके लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात यहाँ पे करी गई है। अगर वो जेंडर कैटेगरी की है फैमिली तो 500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, और अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ₹1000 पर मंथ उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाज फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के का पहला पैथोजन रिडक्शन मशीन, ये जो इनॉग्रेट किया गया, सेटअप किया गया है। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट बॉडी में जाकर वहाँ पे उसके कारण डिजीज़ होता है। जैसे कोरोना वायरस है, जब कोरोना वायरस किसी की बॉडी में एंटर कर गया तो कोरोना वायरस को हम पैथोजेंस बोलेंगे। ठीक है, ये पैथोजेंस है जो एक होस्ट बॉडी में गया और उसको बीमार कर दिया, समझ रहे हो? और ये सिर्फ वायरस ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स ये सब भी हो सकते हैं। मतलब पैथोजेंस के कारण इलनेस होगा होस्ट बॉडी को। ठीक है, ये तो तय है। अब ये जो पैथोजन रिडक्शन मशीन है ये करेगी क्या? ये करने वाली है बेसिकली जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करेगी। ठीक है, क्योंकि वायरस जो है वो तो WBC को ही तो अटैक करता है ना। WBC ही तो है आपका इम्यूनिटी। WBC आपके ब्लड का जो कमज़ोर अगर हो गया तो यानी कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई। आपकी जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने का, वायरस से लड़ने का, आपकी बॉडी को जो कैपेसिटी, नेचुरल कैपेसिटी वो दिया गया है वो आपका वीक हो गया। तब आप जो पैथोजेंस है यानी पैथोजेंस के रूप में जैसे वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जो भी है वो आपके बॉडी को बीमार कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसी ब्लड को यहाँ पे प्यूरिफाई किया जाएगा इस पैथोजन रिडक्शन मशीन के थ्रू। 10 से 15 मिनट में, कहा गया है कि 10 से 15 मिनट में अल्ट्रा वायलेट इम्यूनोमीटर के थ्रू इसको क्या क्या प्यूरिफाई कर दिया जाएगा ब्लड को। ठीक है, तो ये सेटअप किया गया है कहाँ पे? लखनऊ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ है आपका उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट है लुल्ला डिसिल्वा हैज़ बीन इमर्ज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये कंट्री है ब्राज़ील। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और लुल्ला डिसिल्वा जो हैं वो इस बार मिलाकर 3rd टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं ब्राज़ील के। इसके पहले कौन थे प्रेसिडेंट? जैर बोल्सोनारो। तो इनकी पार्टी हार गई इस बार और फिर से जीत गई ये लुल्ला डे सिल्वा की पार्टी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैमलूह केव। केव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमलूह केव ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम एज वन ऑफ द फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। मतलब पूरी दुनिया भर में 100 IUGS जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जिसमें भारत का एकमात्र है जो मैमलूह केव को इसमें शामिल किया गया है। बताइए कि ये मैमलूह केव किस स्टेट में से बिलोंग करता है? ये मैमलूह केव आपको मिलेगा मेघालय में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेघालय के जो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, इस खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, वहाँ आपको मिलेगा ये मैमलूह केव। IUGS जो है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है अंडर यूनेस्को। आप ये भी कह सकते हो यूनेस्को का सबसे बड़ा ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस ने ये इंक्लूड किया है। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर करता है यूनेस्को के अंडर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन? ओवरऑल यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है।
ठीक है। ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं पूछ रहा, पर कैपिटा पूछ रहा है कि पर इंडिविजुअल ग्रीन हाउस गैस कितना इमिशन करता है, उसके मामले में कौन सा देश सबसे ज़्यादा इमिट करता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, इसमें प्राइमरी आ जाएगा कौन कौन सा, वाटर वेपर। ठीक है। वाटर वेपर के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मीथेन हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और ओजोन भी आपका आ जाएगा, ओजोन जिसको O3 बोलते हैं। ठीक है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सब जो हैं वो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में ये सब चीज़ें एमिट होती है, तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को ही आप क्लियर रखो। अब यहाँ पे पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में कौन सा देश ज़्यादा है, ये कैसे पता चला हमें। तो रिसेंटली UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केन्या में मिलेगा, इसने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट जिसका नाम है इमिशन गैप रिपोर्ट 2022। क्या है, एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022, द क्लोजिंग विंडो, ये नाम है पूरे रिपोर्ट का। ठीक है। ये एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो, ये पूरे रिपोर्ट का नाम है। इसको रिलीज़ किया UNEP ने। इसके थ्रू हमें मालूम चला है कि सब हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है पर कैपिटा के मामले में अमेरिका, USA। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। USA जो है पर कैपिटा कितना एमिट कर रहा है, तो ये मालूम चला है 14 टन। ठीक है। 14 टन ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है USA, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ये हम बात कर रहे हैं 14 टन ओवरऑल नहीं, पर कैपिटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहीं पे अब अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे कौन है इस एमिशन में, पर कैपिटा के एमिशन में, तो आपको मिलेगा चाइना नहीं, रशिया मिलेगा आपको सेकंड पोजीशन पे। क्योंकि रशिया जो है वो 13 टन एमिट कर रहा है पर कैपिटा। उसके बाद तब अब आपको थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे मिलेगा चाइना। चाइना 9.7 टन जो ग्रीन हाउस गैस है वो एमिट कर रहा है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में आपको हमने बता दिया है क्या कौन कौन से गैसेस आते हैं जो कि इन्वायरमेंट के, अगर एक्सेस ऑफ दिस गैसेस इन इन्वायरमेंट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग थिंग्स। और भारत भी बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं है, पर हाँ, भारत का पर कैपिटा एमिशन कितना है ग्रीन हाउस का, तो 4 टन है। ठीक है, 4 टन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन डुओ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये दो नाम हैं जो दो बैडमिंटन प्लेयर हैं, हैव ओन द फ्रेंच ओपन 2022 डिफटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी कि इंडिया ने ये जो डबल है, ठीक है, दो तीन फॉर्मेट होते हैं ये बैडमिंटन के। एक तो आपका डबल होता है, एक सिंगल होता है, ठीक है, और एक होता है मिक्स्ड। तो मेनली ये 3 फॉर्मेट हैं बैडमिंटन के। तो इसमें हम बात कर रहे हैं डबल का। तो डबल, हालांकि डबल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इंडिया ने क्योंकि जीता है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, और किसको हरा के ये हमने जीता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमने चाइना को हराया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चाइना में कौन से वो डुओ थे, डबल थे, ये लू
चिंग याओ और यांग पोहान, इन दोनों को हराया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ये तो हमने बात कर ली डबल की। मेनली हमसे एग्ज़ाम में सिंगल पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंगल में अगर मेंस की बात करें कि सिंगल मेंस फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता, आपसे ये सवाल पूछेगा, तो ये है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन ये बैडमिंटन प्लेयर जो बिलोंग करता है डेनमार्क को, ठीक है। यहीं पे सिंगल मेंस अगर आपसे पूछे, सिंगल वीमेंस, मेंस तो हमने आपसे बता दिया, सिंगल वीमेंस अगर पूछे तो ये हे बिंगजियाओ, हे बिंगजियाओ ये बिलोंग करती हैं चाइना से। तो डबल याद रखिएगा और सिंगल भी याद रखिए, मिक्स्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिक्स्ड कभी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, हालांकि डबल भी नहीं पूछा जाता, लेकिन क्योंकि इंडिया ने जीता है तो पूछ दे सकता है, इसलिए वो भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट विच टेल्स अबाउट द एनर्जी क्राइसिस, जो दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस है उसके बारे में बताया है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? ऑप्शन ए होगा IEA, ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में, फ्रांस का शहर पेरिस, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसके मेंबर्स कितने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के? 31 कंट्री जो हैं मेंबर्स हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो नहीं, इंडिया मेंबर इसका नहीं है। इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, भारत का पहला एक्वा पार्क ये इस्टेब्लिश किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये एक्वा पार्क सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी कि इसके साथ ही भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जहाँ पे टाइगर का संरक्षण दिया जाता है। और लास्ट जो सेंसस था, टाइगर सेंसस, उसके थ्रू अगर हम बात करें तो हमारे देश में कितने टाइगर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? 2967, 2967 टाइगर है हमारे देश में, जो कि पूरी दुनिया के टाइगर पॉपुलेशन का 70% है। जी हाँ, ये पूरी दुनिया के टाइगर पॉपुलेशन का 70% है जो भारत में एग्जिस्ट करता है। तो भारत में 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। और इसके साथ ही इस रानीपुर टाइगर रिजर्व के साथ ये उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व है और देश का 53rd टाइगर रिजर्व है। और बाकी उत्तर प्रदेश में कौन से 3 टाइगर रिजर्व हैं? एक तो आपको पता होगा दुधवा टाइगर रिजर्व, फिर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अब आते हैं आज के लास्ट सवाल पे। फर्स्ट डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और जो फिजिकल पॉलिसी होता है इसको हमारी सरकार बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है, ठीक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक सभी बैंक का रेगुलेटर भी है, सेंट्रल बैंक भी इसको कह सकते हैं। तो इसने भारत का पहला डिजिटल रुपी
जो है वो लॉन्च किया है, जिसको हम ई, और ऐसे इसका सिंबल है यह रुपीस का, ठीक है। यह है डिजिटल रुपी वॉलेट। तो इस रुपीस को कब लॉन्च किया गया है, कब से ये शुरुआत हो चुका है इस रुपी का, ये यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 नवंबर 2022 से, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट में टोटल 9 ऐसे बैंक्स हैं जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो ये डिजिटल रुपी इशू कर सकते हैं, ठीक है। इन 9 बैंक्स में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, आईडीएफसी, ये सारे फर्स्ट बैंक जो है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक है, और एचएसबीसी बैंक है। ये सब बैंक जो हैं, ये 9 बैंक्स हैं जिसको ये अथॉरिटी दी गई है। 23-year-old जेसिका इनाबा, फर्स्ट ब्लाइंड ब्लैक फीमेल बैरिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये 23 साल की है जेसिका इनाबा, ये पहली ब्लाइंड ब्लैक फीमेल है जो कि बैरिस्टर बनी है। यहाँ की किस कंट्री की बनी है, ये यूके की। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज विजिलेंट स्टॉर्म इज़ कंडक्टेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो विजिलेंट स्टॉर्म एक डिफेंस एक्सरसाइज है, ये रिसेंटली कंडक्ट किया गया। एक साउथ कोरिया है, और दूसरा कौन सा कंट्री है, दूसरा है यूएस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम सेकेंड टू सक्सेसफुली इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स विद असिस्टेंस फ्रॉम यूएस ट्रेजरी। यूएस ट्रेजरी के असिस्टेंस से ये दूसरा सिटी बन चुका है, इंडियन सिटी, जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए हैं, ठीक है। ये दूसरा सिटी बन चुका है। इसके पहले ऑलरेडी पुणे ने, ये पहला इंडियन सिटी था जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किया था। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बेसिकली एक तरह से वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो जनता से ये बॉन्ड्स बेच कर एक तरह से लोन लेती है, ठीक है, कि हमसे ये बॉन्ड्स खरीद लो, हमें उसके बदले पैसे चाहिए, और उस पैसे से ऑब्वियसली उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो जिस सिटी का है, उस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट में वो यूज़ किया जाता है। तो पहला सिटी तो था ये पुणे, और दूसरा कौन बन चुका है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करने वाला, यह है गुजरात का वडोदरा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना जो है, इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किसके लिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो विमेन हैं, जो बिलोंग करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उन्हें इनक्रेज किया जाएगा कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में अपने स्किल डेवलपमेंट करें, माइक्रो एंटरप्राइजेज़ ओपन करें, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसके CEO बन चुके हैं विशाल कपूर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड दी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। तो ये एक स्कीम है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, इसको किस सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली जेनरिक जो मेडिसिन है उसको प्रोवाइड करने के लिए लोगों तक उन्हें कम से कम दामों में उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू। विच कंट्रीज टीम हैज़ क्लिंच्ड द गोल्ड एट द एशियन स्क्वॉश टीम चैम्पियनशिप 2022। तो किस देश की टीम ने जीता गोल्ड मेडल, किसमें, एशियन स्क्वॉश टीम चैम्पियनशिप 2022। और एशियन स्क्वॉश चैम्पियनशिप ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, साउथ कोरिया।
ठीक है, साउथ कोरिया में ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था। और किस देश ने जीता? तो अपना देश भारत, इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। किसको हराकर? कुवैत ने, कुवैत को हराकर ये जीता एशियन स्क्वैश चैम्पियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP27 ऑफ द UNFCCC। UN क्या? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होता है। ठीक है, तो COP26 जो पिछले साल ऑर्गेनाइज़ किया गया था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, इसमें इसी में हमने ये कार्बन न्यूट्रल 2070 तक का टारगेट हमने रखा था कि कार्बन न्यूट्रल होने का। और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लाइव प्रोग्राम शुरू किया है इसके थ्रू। ठीक है, इसके तहत ये COP26 में। अब जो COP27 है ये होगा इस साल, और COP27, तो इसमें इंडियन डेलीगेशन कौन है? ये हैं भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। भूपेंद्र यादव हैं यूनियन मिनिस्टर, किसके? तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। लाइफ है बेसिकली लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने का हम अलग से जो ये कदम उठा रहे हैं, उसको क्यों ना हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हम अपने डेली लाइफ में ये शामिल कर लें उस चीज़ को। ठीक है, तो वही है लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। ये एक तरह से मूवमेंट है, मिशन है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, ये ग्लोबल मिशन है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं है बल्कि ये ग्लोबल मिशन है, क्योंकि आपको पता होगा इसको अनाउंस किया गया था COP26 में। नेक्स्ट आते हैं। विच क्लस्टर हैज़ बिकम द फर्स्ट क्लस्टर टू बी कंप्लीटेड अंडर द श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन के तहत ये जो कौन सा क्लस्टर है जो पहला क्लस्टर बन चुका है अपना पूरा काम कंप्लीट करने में? तो ये क्लस्टर है ऐबक क्लस्टर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐबक क्लस्टर आपको मिलेगा आइजवाल में, आइजवाल डिस्ट्रिक्ट में। ये आइजवाल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? ये मिज़ोरम का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये पहला क्लस्टर हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है ये 2016 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। इसके तहत बेसिकली जो रूरल एरिया हैं, जो बिल्कुल एक शहरों की तरह ही परसीव करते हैं, वहाँ पे लोकल जो है इकोनॉमी डेवलपमेंट का पोटेंशियल है, तो उसी को उस पोटेंशियल को वहाँ से तराशने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए ही ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन लॉन्च किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको पता होगा ये भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ हनी बी नेम्ड एपिस करिंजोडियान। क्या है? एपिस करिंजोडियान हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये एक हनी बी का, मधुमक्खी का स्पीसीज़ है। ठीक है, ये हमें मिला है केरल में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका जो कॉमन नाम रखा गया है वो रखा गया है इंडियन ब्लैक हनी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड अ फ्लड फॉरकास्ट प्लेटफॉर्म फ्लड हब। यानी कि अगर फ्लड आने वाला होगा तो उसके लिए पहले से फोरकास्ट किया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा। तो फ्लड फॉरकास्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है फ्लड हब। ठीक है, यानी कि अगर फ्लड होने वाला होगा तो उससे पहले से कि लोग
इससे सतर्क हो जाएं, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है गूगल ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द 109th आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में हालांकि 3 लोगों को शामिल किया गया है। वह हैं शिवनरीन चंद्र पॉल, अब्दुल कादिर और शार्लोट एडवर्ड्स। इन तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है 109th कौन है, ठीक है। तो 107 तो हैं ये शिवनरीन चंद्र पॉल। शिवनरीन चंद्र पॉल जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर हैं ऑब्वियसली, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। और 108 अब्दुल कादिर हैं 108 पोजीशन पे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं अब्दुल कादिर, ये सॉरी अब्दुल कादिर तो 9 पे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 109th आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनको इंडक्ट किया गया है। और अब्दुल कादिर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। फिर है एक शार्लोट एडवर्ड्स। शार्लोट एडवर्ड्स जो हैं वो 108th पोजीशन पे हैं, पे ऐड किया गया है। मतलब अब तक इतने लोग हॉल ऑफ फेम में ऐड कर लिए गए हैं, ठीक है। सिंपली ये चीज़ करिए, ये कोई रैंकिंग नहीं है, ठीक है। 107 109 108 ये कोई रैंकिंग नहीं है, बल्कि इतने नंबर पे ये हॉल ऑफ फेम में एक तरह से सम्मान दिया गया है, एक तरह से आप समझ सकते हो। तो इतने नंबर पे ये किया गया है, ठीक है। तो शार्लोट एडवर्ड्स जो हैं वो आपको इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन ओथ एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है। 49th कौन थे, ये थे उदय उमेश ललित, यू ललित। और 50th कौन है, DY चंद्रचूड़। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ न्यू बुक टाइटल्ड विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर। एक किताब का नाम है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ऑप्शन ए शेन वॉटसन ने इस किताब को लिखा था, और ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023। तो 2023 में इस साल यानी कि भारत होस्ट करने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। कहाँ पे ये होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मिलाकर इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो तीसरा बार होस्ट कर रहा है। पहली बार इसने 2006 में किया था, और दूसरी बार 2018 में, और तीसरी बार 2023 में करने जा रहा है यहाँ न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। तो बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 का अवार्ड दिया गया है किस राज्य को, यह है हरियाणा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा, तो एक है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, यानी NFDB। ये बोर्ड आपको मिलेगा हैदराबाद में, तो इसके द्वारा ही ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू ऑब्जर्व 10th नवंबर एज मांडिया दिवस और मिलेट डे। तो मिलेट को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, काफ़ी
न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है मिलेट का, इसलिए मिलेट को खाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है 2023 को। साथ में हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेम 2023 को ही डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो और इंडियन गवर्नमेंट मिलेट को काफ़ी प्रमोट कर रही है। इसका पूरा हाल ही में हमने देखा गया था, पूरा मिलेट पे प्रोग्राम किया गया। पूरा मिलेट से बनाए खाना का पूरा वो पार्टी चला ये प्रधानमंत्री ऑफिस में। तो ये सब चीज़ें से प्रमोट करी जाए मिलेट को। ठीक है, तो इसी तरह से एक स्टेट भी आया है जिसने अनाउंस किया है कि वो मिलेट डे यानी उसके लैंग्वेज में मांड्या दिवस भी मनाया जाएगा, और ये राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वो उड़ीसा हर 10 नवंबर को ये मिलेट डे ऑब्जर्व करेगा। अगला सवाल, फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस सर डेविड बटलर पास्ड अवे। तो मॉडर्न इलेक्शन साइंस जो है उसके जनक बोले जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस क्या नाम है? डेविड बटलर। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइगर रिजर्व हैज़ अनवील्ड एलिफेंट एडॉप्शन स्कीम। तो एलिफेंट एडॉप्शन स्कीम यानी कि टाइगर रिजर्व में एलिफेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, और कान्हा टाइगर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क भी है, और ये आपको मिलेगा बिहार में। ठीक है, और रिसेंटली हमने आपको इसी 1000 करंट अफेयर्स के सीरीज़ में एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जिसको डिक्लेयर किया गया है। तो बताइए कि उसका नाम क्या है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। विच कंट्री विल होस्ट 4th कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? 2025 का ये चौथा कबड्डी वर्ल्ड कप होगा। किस देश ने इसको होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? इंग्लैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैस्कॉट्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट्स फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव फॉर 2022? तो एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट्स यानी फिट इंडिया स्कूल वीक 2022 के लिए। इस मैस्कॉट का नाम है तूफान एंड तूफानी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तूफान जो है वो फिटेस्ट सुपर हीरो है। ठीक है, तूफान फिटेस्ट सुपर हीरो है, और तूफानी फिटेस्ट सुपर वुमेन है। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? तो वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन बॉर्न हैज़ बीन अवॉर्डेड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स थर्ड। तो ब्रिटेन में किंग चार्ल्स थर्ड हैं अभी, जिन्होंने अवार्ड किया है, सम्मानित किया है ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कौन सा ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है? ये हैं वेंकी रामाकृष्णन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेंकी रामाकृष्णन ऑलरेडी 2009 में केमिस्ट्री के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। पर कैपिटा इनकम रोज बाय हाउ मच परसेंट सिंस इनैक्टमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इन 2013। तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, और इसके थ्रू रिसेंटली
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज़ किया है और बताया है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना परसेंट से बढ़ गया है आफ्टर दिस एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो कितना परसेंट बढ़ा है? 33.4%। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था लंदन में, ठीक है, यहाँ पे भारत का कौन सा स्टेट है जिसको रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये स्टेट है केरला। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? केरल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कौन सा? स्ट्रीट प्रोजेक्ट, ठीक है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट है। स्ट्रीट प्रोजेक्ट यानी कि स्ट्रीट का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रीट यानी कि सस्टेनेबल टेंजिबल रेस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज़्म, ये है फुल फॉर्म सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज़्म, जो कि फुल फॉर्म है स्ट्रीट का। तो ये केरल का एक स्ट्रीट प्रोजेक्ट है। बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। वाटर को कंजर्व करने का ये प्रोजेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसके लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म ग्लोबल अवार्ड। एंड आ जाते हैं आज के आखिरी सवाल पे। अग्निलेट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड्स याद रखिएगा। अग्निलेट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन है, ठीक है। क्या है? ये रॉकेट इंजन है। कैसा? तो सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन, जिसको बनाया है किस कंपनी ने? तो अग्निलेट को बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, देश में स्टार्टअप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। स्टार्टअप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो स्टार्टअप में ही एक कंपनी निकल के आया है अग्निकुल कॉस्मोस। ये चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है। स्पेस के मामले में ये कंपनी अपनी स्टार्टअप की है, ठीक है, अग्निकुल। एक और इस तरह का आपको देश में मिलेगा स्काई रूट एरोस्पेस। ये भी स्टार्टअप कंपनी है स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, और ये भी अग्निकुल कॉस्मोस भी स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप कंपनी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अग्निलेट को अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है। एज पर गूगल रिपोर्ट, ईयर इन सर्च 2022 मोस्ट सर्च ट्रेंडिंग टॉपिक इन इंडिया इज़। तो 2022 ये जो साल रहा, इसमें सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला जो टॉपिक है, जो वर्ड है, वो कौन सा है गूगल पे, ठीक है। तो भारत में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और क्रिकेट में भी जो एक फॉर्मेट है IPL, उसके बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, ये रहा गूगल सर्च में टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक। और सेकंड पे ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा रहा? तो ये जो कोविन है, भारत सरकार का ये जो ऐप है, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, तो ये रहा सेकंड पोजीशन पे। इसके साथ मैं ऐड करता चलूँ कि जैसे कुछ डिक्शनरी हैं वो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो इससे भी सवाल कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे वर्ड ऑफ द ईयर की हम बात करें तो पहले लेते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने
किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया है? ये वर्ड है गॉबलिन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कॉलिंस। कॉलिंस डिक्शनरी, ये इसने डिक्लेयर किया है परमा क्राइसिस इस वर्ड को। थर्ड में आ जाते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी है एक, इसने होमर को डिक्लेयर किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, और फिर एक है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी एक आपको मिलेगा, ये इसने डिक्लेयर किया है गैस लाइटिंग को। गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर इसने डिक्लेयर किया है। तो ये चारों डिक्शनरी हैं मेन इंपॉर्टेंट, इसी से अगर पूछेंगे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे। अच्छा, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे डिक्लेयर किया था? और अपने मैगजीन का फ्रंट कवर पे वो लगाता है पिक्चर, वो थे व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल प्लेयर हैज जॉइंड इन सऊदी अरबियन क्लब अल नशर? तो सऊदी अरबिया का जो एक क्लब है, फुटबॉल क्लब, जिसका नाम है अल नशर, तो इसको ज्वाइन किया है किस फुटबॉलर ने? यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अल नसर के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे, और ये बिलोंग करते हैं किस देश को? पोर्तुगीज़। एक्चुअली पुर्तगाल, ये पुर्तगाल के रहने वालों को पोर्तुगीज़ कहेंगे। ठीक है, और लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के टीम ऑफ द कैप्टन है एक्चुअली में, ये फुटबॉल प्लेयर के जिसने अर्जेंटीना जिसने जीता है फ्रांस को हराकर इस बार का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन यात्रा हैज़ इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ड्रोन यात्रा ये भारत का पहला होगा कि ड्रोन के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी एक प्लेटफॉर्म है ड्रोन यात्रा, जिसमें ड्रोन के लिए स्किल सिखा जाएगा, ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग। वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु का शहर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन वाज ऑनर्ड विद 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज़ दिया गया, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन विमेन को भी दिया गया। किस लिए? फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग। ठीक है, एक इंडियन ओरिजिन है वीना नैयर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो वीना नैयर ऑस्ट्रेलिया में सेकेंडरी स्कूल में साइंस पढ़ाती हैं। ठीक है, तो यहाँ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड है, प्राइज़ है, वो दिए गए इन्हें। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द सिल्वर एट 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन कोलंबिया में? तो ये मीराबाई चानू भारत की। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और इन्होंने ये सिल्वर मेडल लिया कोलंबिया को ही हराकर। नेक्स्ट आते हैं, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे इन इंडिया टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई? ये पहला पेमेंट गेटवे होगा भारत का जो सपोर्ट करता है क्रेडिट कार्ड्स यूपीआई में। तो ये कौन सा है? रेजर पे गेटवे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ नेम्ड दिस साइक्लोन मैंडस विच हिट बे ऑफ बंगाल रिसेंटली? तो आपको पता होगा, जब भी साइक्लोन आता है कोई ना कोई देश इसको नेमिंग करता है, नेम देता है। तो इस बार किसने ये मैंडस नाम दिया है इस साइक्लोन का? तो यूएई ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच ऑफ इंडियन विमेन क्रिकेट टीम?
तो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के तौर पर किन्हें अपॉइंट कर दिया गया है? यह है ऋषिकेश कनितकर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको किसने अपॉइंट किया है इन्हें? ऑब्वियसली बीसीसीआई ने। विच IIT हैज़ डेवलप्ड सिंधुजा, ये नाम याद रखिएगा, सिंधुजा, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। तो समुद्र की जो लहरें चलती हैं, वेव्स, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। किसके थ्रू? इस मशीन के थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू, सिंधुजा। ठीक है, तो ये है IIT मद्रास। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और करेंट टाइम में देखा जाए तो ये कितना बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, सिंधुजा? 100 वॉट्स। ठीक है, बाद में इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाएगी। नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी इज सेट टू हैव इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये भारत का पहला होगा। ये किसने सेटअप किया है? तो हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच मेट्रो प्रोजेक्ट हैज़ क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर वियाडक्ट। लॉन्गेस्ट डबल डेकर वियाडक्ट ये कंस्ट्रक्ट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया इस मेट्रो प्रोजेक्ट ने। वियाडक्ट जो होता है ये बेसिकली ओवर ब्रिज होता है। ओवर ब्रिज जिसको मतलब आप कह सकते हो कि या तो बहुत ही लंबा ये ओवर ब्रिज होगा या फिर ये सीरीज़ में होगा। ठीक है, बहुत बहुत सारा ये ओवर ब्रिज होगा। और जो सपोर्ट कैसे होगा? तो उसके लिए एक आर्क शेप का ऐसा ये लगाया जाएगा और यहाँ पे लंबा लंबा ब्रिज से, ठीक है, लंबा लंबा ब्रिज से इसको आर्क से इसको सपोर्ट दिया जाएगा ओवर ब्रिज को। तो ये वियाडक्ट होता है। तो ये कहाँ पे किया गया? नागपुर मेट्रो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो देखा गया है सबसे लॉन्गेस्ट, तो ये लंबाई कितनी रही? 3140 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैज़ बीन सेटअप। तो आप जैसे ही पैसे डालोगे आपको आपको गोल्ड मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये भारत का पहला गोल्ड रियल टाइम गोल्ड ATM है। आप अपना अपना जो गोल्ड है वो वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। और जैसे जिस तरह से बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो और निकालते हो, उसी तरह से आप गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हो। और अब जब आपका मन हो वो गोल्ड आप निकाल सकते हो। तो ये भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM होगा। कहाँ पे ये सेटअप किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? तो ये रहा भारत का 48th। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो इंडेक्स है ये निकाला गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के द्वारा। और इसमें टॉप कौन करा? सिंगापुर ने। हालांकि सिंगापुर को अब सिंगापुर बोलते हैं, सिंगापुर ऐसे लिखते हैं। हु हैज़ क्रीन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2022 प्रेसिडेंट्स कप। तो किसने जीता ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का प्रेसिडेंट्स कप? रुद्रांश पाटिल ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रुद्राक्ष पाटिल जो है ऑब्वियसली ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये इंडियन शूटर हैं। ठीक है, और ये जो ISSF प्रेसिडेंट्स कप जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था कहाँ पे? इजिप्ट में। ठीक है, और यहाँ पे और देखा जाए तो किसको हराया इन्होंने? रुद्राक्ष पाटिल ने किसको हराया था? डैनिना सैलाज़ो को हराया, जो कि
इटली से बिलोंग करते हैं। Which state will become the first state to establish a separate दिव्यांग डिपार्टमेंट? तो फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ के लिए ये एक अलग डिपार्टमेंट ही सेटअप कर रहा है ये स्टेट। कौन सा ये स्टेट है? ये स्टेट है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली दिव्यांग डिपार्टमेंट, ये दिव्यांग के वेलफेयर के लिए ये सेटअप किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। Which Indian origin conferred with officer of the most excellent order of the British Empire? ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर, ये किसको ये दिया गया? ये इंडियन ओरिजिन है, ये है मोहन मानसिंगनी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी कमीशन, यानी NBA। NBA के चार्ज किसने लिया है? सी असलेंदर रेड्डी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रोप्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉइस? नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया? विराट कोहली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बुक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसको किसने लिखा है? कौन ऑथर है? विक्रम संपत। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ ओन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23? किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और हराया किसको? महाराष्ट्र को हराया। ठीक है, सौराष्ट्र टीम ने महाराष्ट्र टीम को हराया इस विजय हजारे ट्रॉफी में। और ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जो पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो शेल्डन जैक्सन, ये रहे प्लेयर ऑफ द मैच। एंड प्लेयर ऑफ द पूरे सीरीज़ की बात की जाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज तो ऋतुराज गैकवर्ड। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और, विजय हजारे ट्रॉफी जब से शुरू हुई है उसके बाद से सबसे ज़्यादा बार किसने जीता इस ट्रॉफी को? किस टीम ने जीता? तमिलनाडु। अगला है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? NCBC के चेयरपर्सन के तौर पर चार्ज दिया गया है। कौन है? यह है हंसराज गंगाराम अहिर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। NCBC जो है ये आपका 1993 में सेटअप किया गया था अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच कंट्रीज फेमस फूड बॉगेट हैज़ बीन गिवन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस? मैं इसको सही प्रोनाउंसिएट ना कर पा रहा हूँ। ठीक है, बॉगेट ये इस देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड है जिसको इंटेंजिबल, आपको पता होगा यूनेस्को जो है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल को ये स्टेटस देता है। जैसे हमारे यहाँ पे रिसेंटली दुर्गा पूजा को दिया गया था। ठीक है, बंगाल के दुर्गा पूजा को दिया गया था, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में आता है। तो ये कौन सा देश है? फ्रांस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक तरह से फ्रेंच ब्रेड आप कह सकते हो, ये ब्रेड की तरह होता है, फ्रेंच ब्रेड है, बॉगेट या फिर बॉशेट ऐसा कुछ इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं।
पर ये याद रखिएगा, इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज स्टेटस में डाल दिया, इसको दे दिया है। नेक्स्ट है, विच बुक हैज़ ओन द 2022 कमला देवी चट्टोपाध्याय NIA बुक प्राइज़। ये प्राइज़ किसको दिया गया है? ये प्राइज़ किस किताब को दिया गया है? ये किताब का नाम है द चिपको मूवमेंट, तो फेमस चिपको मूवमेंट जो पेड़ को बचाने के लिए चलाया गया था बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पूरा नाम अगर देखें तो द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। इसको लिखा किसने है इस किताब को, ये भी याद रखिए, शेखर पाठक। इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन वॉज कमीशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है MK3। इसको रिसेंटली किसने मैन्युफैक्चर किया है? हल ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। इसका कमीशन कहाँ पे किया गया? तो कोस्ट गार्ड की बात कर रही है तो सब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएगी कि कहीं कोस्ट वाले सिटीज़ में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट आंसर देखेंगे तो चेन्नई होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड आज के आखिरी सवाल पे चलिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। दुनिया का ये पहला होगा हाइड्रोजन से पावर्ड किया गया जेट इंजन। जेट इंजन जो हाइड्रोजन से चलेगा, ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, सक्सेसफुल रहा। ये किस कंपनी ने किया था? रोल्स रॉयस ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रोल्स रॉयस वही कंपनी है, बहुत ही महंगी इसकी जो गाड़ी आती है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का गाड़ी आप देखोगे रोल्स रॉयस ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और आप वीडियो को काफ़ी ध्यान से देख रहे होगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसको हर वीडियो को ज़रूर देखिए और अब तक आपने बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि हर वीडियो का PDF जो है वो वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप नीचे थैंक्स का जो बटन है उसको दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।